इलेक्शन कमीशन के पास ये पूरा पावर आ जाता है। सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो समझ के बोलना चाहिए। हेट स्पीच किसी तरह किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। देखिए 19 अप्रैल को हमारा पहला चरण होने जा रहा है, तो ऐसे में मान लीजिए 19 अप्रैल को किसी के यहाँ शादी है, तो वैसे में वो दिन किस तरह से वो काम करें, जिस तरह से आ जा सके ताकि पुलिस प्रशासन या फिर किसी अधिकारी पदाधिकारी उन्हें रोक ना सके, उन्हें परेशान ना हो पाए। और नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। 2024 का लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और ऐलान करते के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू कर दिया गया है, यानी कि आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में क्या कुछ होता है आचार संहिता में, क्या कुछ होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत, किस तरह से कानून है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, इन तमाम बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट मुकेश मिश्रा जी हैं, पटना हाईकोर्ट के हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस कानून के तहत क्या कुछ आता है और क्या कुछ नहीं आता है। कार्यकर्ता के साथ साथ नेता कोड ऑफ कंडक्ट का किस तरह से उल्लंघन ना करें ताकि वो किसी फर्जियत में पड़ सकते हैं। तमाम चीजों पे हम जानेंगे वन बाय वन, धीरे धीरे हर बातों पे जानने की कोशिश करेंगे। मुकेश मिश्रा जी से बड़ी एडवोकेट है, आइए बात करते हैं उनसे। स्वागत है सर। धन्यवाद अमीर जी। 2024 का चुनाव काफी करीब है, ऐसे में तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और ऐलान करते के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है, यानी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। तो ऐसे में असमंजस कुछ लोगों में है जो जानते नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आचार संहिता क्या है, क्या क्या उसके अंतर्गत आते हैं। इन तमाम बातों का हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, कैंडिडेट और पॉलिटिकल्स पार्टी होते हैं, उन लोग के लिए गाइडलाइन दिया होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट और पार्टी पॉलिटिकल्स पार्टी होते हैं, उन लोग का साथ में बैठकर एक रोड मैप तैयार करते हैं और उसी रोड मैप के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है इलेक्शन कमीशन को, उसी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करते हैं। उसमें कुछ प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका इलेक्शन के टाइम उल्लंघन ना हो। और आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जैसे ही अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने किया उसी समय से ये लागू हो जाता, और ये तब तक होगा जब तक ये आपका इलेक्शन का जो है पूरा रिजल्ट क्लियर ना हो जाए। 4 जून तक है हमारे यहाँ। तो इसमें ये होता है कि जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कैंडिडेट जो है वो पब्लिक चीज का वो यूज नहीं कर सकता। जैसे गाड़ी का यूज नहीं कर सकता है, कोई फंड जो है वो यूज नहीं कर सकता है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो अगर वो उसे ट्रांसफर भी करना होगा तो उसे इलेक्शन कमीशन से लेना पड़ेगा परमिशन। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये पूरा पावर आ जाता है। मतलब आप समझिए कि उनका जो फंक्शनिंग होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो वहां पे उनका पावर खत्म हो जाता है और सारा पावर जो है एक्सिक्यूट हो जाता है आपको इलेक्शन कमीशन के पास। बंगाल के डीजीपी को इसी ने हटा दिया, इलेक्शन कमीशन ने। क्यों? क्योंकि इस समय अभी पूरे देश में उन्हीं का ही पावर, उन्हीं के पास ही पावर वेस्टेड हो गया है। तो ये सब चीज है, वोटरों का इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ये सब प्रोविजन लाया गया है कि वोटरों को आप जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आईपीसी, सीआरपीसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है ये इसका 1951, उसके तहत इसमें कार्रवाई हो सकती है। अगर आप ऐसा कुछ एक्ट भी करते हैं तो इसका सेक्शन 16A है कि आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन बनाए गए हैं, लेकिन दुख की बात है कि प्रोविजन तो बहुत है। अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड तो कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो उतना सक्सेसफुल देखने को नहीं मिलता है। चुनाव आयोग कहती है कि अगर इस तरह से कोई उल्लंघन करते हैं उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन का जो बात होता है स्पीच, हेट स्पीच ना दे, ये क्या मामला है? किस तरह का हेट स्पीच से बचना चाहिए नेताओं को? हाँ, हेट स्पीच के बारे में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारा जजमेंट दिया है इसके ऊपर कि सोच समझ के बोलना चाहिए। हेट स्पीच किसी तरह किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और उसके जो उम्मीदवार हैं, ये इलेक्शन के समय में कुछ निकल ही जाता है और क्या इंटेंशन होता है पता नहीं, इंटेंशनली बोलते हैं या विदाउट इंटेंशनली बोलते हैं, क्या गिल्टी माइंड होता है। तो ये तो वही है। लेकिन जब जो बोल देते हैं नेता अगर, तो उस पर फिर धारा लग जाती है, चुनाव आयोग उस पर एक्शन ले लेता है। तो फिर क्या कुछ है, कितने दिनों का प्रावधान है, कितने दिनों का जेल है, क्या कुछ फिर उसके साथ किया जाता है? इस सबसे पहले इलेक्शन कमीशन नोटिस देते हैं। ये जो
कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर बोलता है तो इलेक्शन कमीशन नोटिस देता है। नोटिस से अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो डायरेक्शन देता है एफआईआर का। तो आईपीसी के प्रोविजन के तहत एफआईआर होता है। मोस्टली इसमें बिलेबल ऑफेंस होता है, इसमें बिल तुरंत मिल जाता है। तो इसमें ज्यादा नहीं, 6 महीना, हार्डली 3 मंथ्स, 1 ईयर। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को भी से दूर रखा जाता है, तो उस वहां भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, पैसे नहीं बांटा जा सकता, ऐसा भी कुछ प्रावधान है। हाँ, ऐसा भी प्रावधान है। ये सब इसी में ही आता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। इस तरह के एक्टिविटीज से आपको दूर रहना है। इलेक्शन कमीशन का सख्त रहता है इसमें। और इसमें बहुत सारा एफआईआर भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ में कन्विक्शन नहीं हुआ है। हाल ही में अभी यूपी में एक नेता को भी कन्विक्शन हुआ है इसमें, कि चुनाव के उल्लंघन के मामले आम में। लोगों को भी बच के रहने की जरूरत है कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। हाँ, उनको भी रहना पड़ेगा। उनके लिए क्या कुछ उनके लिए नियम ये होता है कि जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में ना आए, तो ये उनको उससे बचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में ना आए, पैसा लेके वोट ना करें। अगर आप पैसा लेके वोट करेंगे तो आप ये डेमोक्रेसी के साथ आप खिलवाड़ी कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। अगर आप पैसा लेके वोट करेंगे तो फिर आप कुछ पार्टी से उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए वो अच्छा करे, क्योंकि आप तो खुद पैसा लेके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन सब चीज से बचना चाहिए मतदाता को भी। तो कोई मतदाता ले लेता है पैसा और लेकर वोट दे देता है, तो और चुनाव आयोग को पता चल जाता है, तो क्या मतदाता पे भी एफआईआर होगा? हाँ, मतदाता पे भी एफआईआर होगा वो, क्योंकि हमारे देश में घूस लेना और घूस देना, किसी तरह के इन्फ्लुएंस में भाग लेना, ये भी ऑफेंस आता है इसके तहत भी, आईपीसी के अंतर्गत। तो अभी हम बात कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे, क्या कुछ प्रावधान है उसके अंतर्गत? जैसा कि चुनाव आचार संहिता लग गई है पूरे भारत में और 4 जून तक ये आचार संहिता लगी रही। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश मिश्रा जी, वरीय अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट के, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ इसके अंतर्गत प्रावधान है और कौन कौन प्रावधान के तहत, किस किस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है चुनाव आयोग के द्वारा। सर, इसमें यह भी कहा जाता है कि किसी प्रकार के बच्चे, नाबालिग जो बच्चे हैं उनके माध्यम से या फिर कोई जानवर, उनका भी प्रयोग ना करें चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में। हाँ, वो तो है। बच्चों के बारे में तो शुरू से ही है कि आप किसी तरह का भी एक्टिविटीज में उनको आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो केवल ये इलेक्शन के ही पर्पज नहीं है, तो बहुत पहले से इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी बना हुआ है कि बच्चों का जो है आप उपयोग नहीं कर चुनाव सकते। के दौरान अगर कोई बच्चे को किया जाता है इस तरह का, तो क्या कुछ प्रावधान है, किस तरह की धाराएं लगाई जाती है उस पार्टी पे, उनके प्रत्याशियों पे? हाँ, उसमें तो बहुत कड़ा प्रावधान है। बच्चों के अगर आप यूज करते हैं किसी तरह से, और खासकर तो उसमें बहुत रिगरस पनिशमेंट तक है उसमें। सरकारों को भी देखा जाता है कि उसके लिए भी एक आचार संहिता लागू हो जाती है, कौन कौन सी खबरों को दिखाएं, कौन सी खबरों को ना दिखाएं, एक उस पे भी एक मापदंड हो जाता है। क्या कुछ कहा जाता है, किस तरह की खबरों को दिखाना पड़ता है उस समय? आपको ये देखना है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का विशेष नहीं चलाना है, या उसके फंड से जो आ रहा है वो ऐसा कुछ पेड न्यूज जो है, इसको इलेक्शन कमीशन नहीं देता। अगर आप ऐसा करते हो इसका वायलेट होता है। तो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने भी गाइडलाइन जारी कर रखा है, तो उनको भी इस चीज का जो है पालन करना चाहिए। हेट स्पीच से तो हाँ, हेट स्पीच से तो बचना ही चाहिए। ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा इसके ऊपर जजमेंट है कि हेट स्पीच को लेकर कि इस तरह का कुछ भी हेट स्पीच ना करें कि जिससे माहौल खराब हो, किसी के धर्म के प्रति ऐसा कुछ ना बोल दे कि फीलिंग हो जाए ऐसा कि माहौल खराब हो जाए। कोई प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, नहीं करना है, खबरों को प्रकाशित नहीं करना है। ये तो पहले से भी है, और इलेक्शन टाइम में तो और भी ज्यादा ध्यान देने का जरूरत होता है। अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट गाड़ियों को प्रशासन, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग उसको रोक लेती है और उसे पकड़ लेती है और अपने चुनाव के दौरान उसे कार्य में लगा लेती है। तो ये कहाँ तक प्रावधान सही है और क्या? वो तो यूज कर सकती है, और फिर आपको वो जो यूज होता है, जो उसका आपका होता है, वो पेमेंट कर देती है, फिर गाड़ी आपकी रिलीज भी हो जाती है, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव आचार संहिता लगाई गई है और ऐसे में 4 जून तक है, बीच में फेस्टिवल सीजन भी पड़ने जा रहा है, मई अप्रैल। तो ऐसे में जिनके घर में शादी है, शुभ मांगलिक कार्य है, तो उनको किस तरह की परेशानियां आने जा रही है, होने जाएगी? देखिए, अगर आप के यहाँ शादी है और आप गाड़ी ले जा रहे हैं,
तो आपको आपके जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनको उनसे वहाँ से आपको परमिशन लेना पड़ेगा और परमिशन मिल जाता है तो उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। शादी विवाह में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट यही है कि आपको इन्फॉर्म कर देना है। बारात वगैरह निकाल सकते हैं। हाँ, बारात तुरंत निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन परमिशन के साथ। किसी आम जन के लोगों के यहाँ अगर मांगलिक कार्य है, वोटिंग वाले दिन ही उसके यहाँ मांगलिक कार्य हो जाता है, शुभ वैवाहिक कार्य हो जाते हैं, जैसे कि 19 अप्रैल को हमारा पहला चरण होने जा रहा है, तो ऐसे में मान लीजिए 19 अप्रैल को किसी के यहाँ शादी है, तो वैसे में वो दिन किस तरह से वो काम करें, चूंकि आना जाना होगा, काफी कार्य हो जाते हैं उस दिन, तो वो किस तरह से आ जा सके ताकि पुलिस प्रशासन या फिर किसी अधिकारी पदाधिकारी उन्हें रोक ना सके, उन्हें परेशान ना हो पाए। देखिए, इसके लिए आपको ये है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं ऑफिसर, निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा और वो परमिशन गाड़ी का भी लेना पड़ेगा और उसमें ये भी देते आवंटन कर दे कि कितने लोग उस गाड़ी को यूज कर सकते हैं, कौन कौन ले सकते हैं, वो डिटेल आपको जमा करने पड़ेगा। उसके अनुसार आपको जैसे एसडीओ ऑफिस होता है वहां से आपको परमिशन मिल जाता है कि इस गाड़ी के नंबर के साथ आपको एक कार्ड मिलेगा, वो आप लगा लीजिए और कितने आदमी कौन यूज करे उसके साथ आपको परमिशन मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। पूरे समय चलाया जा सकता है, सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। लेकिन ज्यादा उसमें जितना अलाउड किया गया है वो आदमी कितने लोगों के लिए बस वही करेंगे। उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको देना पड़ेगा और गाड़ी का नंबर भी देना पड़ेगा, उससे परमिशन के साथ मिला वही गाड़ी आप चला सकते हैं, ज्यादा लोगों को साथ बैठा के नहीं। तो ये थे हमारे साथ वरीय अधिवक्ता मुकेश मिश्रा, जो कि बेबाकी से बता रहे थे, हर बिंदु पे बताया उन्होंने कि कोड ऑफ कंडक्ट में किस तरह से प्रावधान किए गए हैं और किस तरह के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा सकती है राजनेताओं पर अगर वो इस कानून का उल्लंघन करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आम जनता के लिए बताया कि अगर वोटिंग वाले दिन आपकी शादी, आपके घर में मांगलिक शुभ कार्य है, तो आप स्थानीय एसडीएम, स्थानीय एसडीओ से आप परमिशन लेकर आराम से आप मांगलिक शुभ कार्य को कर सकते हैं, आवाजाही कर सकते हैं, आगमन और प्रस्थान कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने वाहन का भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जो प्रावधान बताए, कुछ कागजी कार्रवाई करके आप आसानी तरीके से आप इस कार्य को कर सकते हैं। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ। अगली बार हम फिर किसी और मुद्दे के साथ, किसी और बिंदुओं के साथ हमारे बीच मौजूद होंगे मुकेश मिश्रा। तब तक बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। अपना बेहद ख्याल जरूर रखें। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chanital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।